अच्छा, कभी ये सोचा है कि जब विशाल हड़प्पा सभ्यता मतलब अपने शहरों, अपनी प्लानिंग और उस शानदार ड्रेनेज सिस्टम के साथ तरक्की कर रही थी, तो बाकी भारत में क्या हो रहा था? क्या पूरा देश खाली था? या फिर वहां कुछ और लोग भी थे जो एक बिल्कुल अलग ही कहानी लिख रहे थे? ये इतिहास का एक बहुत ही दिलचस्प सवाल है सच में। हम अक्सर क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी सभ्यताओं की चकाचौंध में खो जाते हैं, लेकिन असल कहानी तो अक्सर उनके साये में पहाड़ियों और नदियों के किनारे पनप रही होती है। और आज हम इसी कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। हमारे पास इंडियाज एंशिएंट पास्ट किताब के कुछ अंश हैं जो हमें उस दौर में ले जाते हैं जब इंसान ने पहली बार पत्थर के साथ धातु का इस्तेमाल करना सीखा। इसे हम ताम्र पाषाण युग या चैल्कोलिथिक एज कहते हैं। बिल्कुल। तो हमारा मिशन ये है कि इन गुमनाम लोगों के जीवन को समझें। वो कौन थे, हड़प्पा के पड़ोसी होकर भी उनसे इतने अलग क्यों थे, और उनकी दुनिया वो दिखती कैसी थी। तो चलिए इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। बिल्कुल। और इस पहेली का पहला टुकड़ा तो इसके नाम में ही छिपा है, ताम्रपाषाण, यानी कॉपर और स्टोन। एक ही समय में दो टेक्नोलॉजी, पुराना और नया साथ साथ। हाँ, साथ साथ चल रहे थे। तो ये एक तरह का ट्रांजिशन का दौर था, मतलब न पूरी तरह पाषाण युग, न ही पूरी तरह धातु युग। ये तकनीकी रूप से कहाँ फिट होता है? इसे आप नवपाषाण युग यानी नियोलिथिक पीरियड के बाद का दौर मान सकती हैं, जब लोगों ने पत्थर के अपने पुराने औजारों को छोड़ा नहीं, लेकिन उनके साथ तांबे के औजार बनाना और इस्तेमाल करना भी सीख लिया। पर यहाँ एक ट्विस्ट है। भारत में ये चरण ज्यादातर हड़प्पा से पहले का है, पर कई संस्कृतियां हड़प्पा के साथ साथ भी चल रही थीं। अच्छा। और कुछ तो हड़प्पा के पतन के बाद तक भी जिंदा रहीं। मतलब ये कोई सीधी साधी टाइमलाइन नहीं है कि पहले पत्थर, फिर तांबा और फिर कांसा। ये सब काफी मिला जुला था। एकदम। और एक बड़ा फर्क ये था कि ये मुख्य रूप से ग्रामीण समुदाय थे। हड़प्पा वासियों की तरह इन्होंने सिंधु घाटी के बाढ़ वाले मैदानों पर बड़े बड़े शहर नहीं बसाए। इनकी दुनिया पहाड़ों और नदियों के किनारे बसी छोटी छोटी बस्तियों की थी। तो ये कहानी पूरे भारत में फैली हुई थी, या हमें कुछ खास इलाकों पर फोकस करना चाहिए जहां इनके सबसे ज्यादा सबूत मिले हैं? क्योंकि स्रोतों में कई जगहों के नाम हैं जो सुनने में थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है। बिल्कुल। नामों की लिस्ट में खो जाना बहुत आसान है। बेहतर होगा कि हम इसे 3 मुख्य इलाकों में बांट कर देखें। ठीक है। पहला, दक्षिण पूर्वी राजस्थान। इसे हम एक तरह से कॉपर कैपिटल कह सकते हैं। यहाँ आहार और गिलुंद जैसी साइट्स हैं। आहार? इसका नाम मैंने पढ़ा है। स्रोतों में ये नाम तांबे से जुड़ा हुआ लगता है। सही पकड़ा। आहार का पुराना नाम ही तांबावती था, यानी तांबे वाली जगह। यहाँ तांबा आसानी से मिलता था। दूसरा अहम इलाका है पश्चिमी मध्य प्रदेश, जहाँ मालवा संस्कृति थी। मालवा अपने शानदार मिट्टी के बर्तनों के लिए जाना जाता है। शायद उस दौर के सबसे खूबसूरत बर्तन वहीं बनते थे। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी, वो है पश्चिमी महाराष्ट्र। यहाँ जोरवे, दायमाबाद और इनाम गांव जैसी जगहों पर इतनी ज्यादा खुदाई हुई है कि हमें इन लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी की सबसे साफ तस्वीर वो यहीं से मिलती है। तो राजस्थान तांबे के लिए, मालवा अपनी कला के लिए और महाराष्ट्र उनकी जीवन शैली को समझने के लिए। ये बहुत बेहतर तरीका है इसे समझने का। तो चलिए महाराष्ट्र के इनाम गांव के किसी घर में झांक कर देखते हैं। उन लोगों का रोज का जीवन कैसा था? क्या खाते थे, क्या पहनते थे? वे मुख्य रूप से किसान और पशुपालक थे। उनकी जिंदगी खेती और जानवरों के इर्द गिर्द घूमती थी। वो गाय, बैल, भेड़, बकरी, सूअर और भैंस पालते थे। मांस के लिए हिरण का शिकार भी करते थे। दिलचस्प बात है। हाँ, और एक और दिलचस्प बात यह है कि कुछ जगहों पर ऊंट की हड्डियां भी मिली हैं, लेकिन वो घोड़े से परिचित नहीं थे। घोड़ा भारत में बहुत बाद में आया। और खाने की थाली में क्या था? क्या वे भी हमारी तरह गेहूं और चावल खाते थे? मुझे हमेशा ये लगता था कि चावल पूर्वी भारत की फसल है और गेहूं पश्चिमी। एक ही संस्कृति का दोनों को उगाना, ये तो काफी एडवांस्ड लगता है। ये बहुत अच्छा सवाल है, और ये उनकी कृषि की समझ को दिखाता भी है। हाँ, वे गेहूं और चावल दोनों उगाते थे। इसके अलावा जौ, बाजरा और कई तरह की दालें जैसे मसूर, चना, मटर भी उगाते थे। नर्मदा के किनारे नवदा टोली नाम की जगह पर तो इतने तरह के अनाजों के सबूत मिले हैं कि पुरातत्वविद भी हैरान रह गए।
और जो आपने पूर्वी भारत की बात कही वो भी सही है। बंगाल जैसी जगहों से हमें तांबे के बने मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं। इससे तो साफ है कि वहाँ मछली और चावल वो मुख्य भोजन थे। तो पूरे भारत में एक ही जैसा खान पान नहीं था, बल्कि क्षेत्रीय विविधता बहुत थी। बिल्कुल, उनकी डाइट उनके भूगोल पर निर्भर करती थी। जो नदी के पास थे वे मछली खाते थे, जो मैदानों में थे वे अनाज और जानवरों पर ज्यादा निर्भर थे। अब आते हैं उनके घरों पर। जब हम सभ्यता की बात करते हैं तो घर और शहर दिमाग में आते हैं। क्या इनके घर हड़प्पा की तरह पक्की ईंटों के बने होते थे? नहीं, और यही एक बुनियादी फर्क है जो उन्हें हड़प्पा से अलग करता है। वे पक्की ईंटों का इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। उनके घर ज्यादातर कच्ची मिट्टी की ईंटों से या फिर लकड़ी बांस के ढांचे पर मिट्टी लीप कर बनाए जाते थे, जिसे आर्किटेक्चर में वॉटल एंड डॉब कहते हैं। तो मतलब एक तरह से झुग्गी झोपड़ी जैसे घर। पहली नजर में ऐसा लग सकता है, लेकिन ऐसा है नहीं। महाराष्ट्र के इनाम गांव में हमें 5 कमरों वाले बड़े बड़े घर मिले हैं। एक बड़ा आयताकार कमरा और उससे जुड़े 4 गोल कमरे। और इनाम गांव खुद एक किलेबंद बस्ती थी, जिसके चारों ओर एक बड़ी खाई खोदी गई थी। खाई? क्यों? शायद जंगली जानवरों या दुश्मनों से सुरक्षा के लिए। 5 कमरे? ये तो आज के हिसाब से भी एक बड़ा घर है। और सिर्फ इतना ही नहीं, जोरवे संस्कृति का सबसे बड़ा स्थल दैमाबाद वो लगभग 20 हेक्टेयर में फैला था। अंदाजा है कि वहां करीब 4000 लोग रहते होंगे। 4000 लोग? एक मिनट, ये तो एक गांव नहीं रहा, ये तो एक कस्बा हो गया। और बिना किसी लिखित कानून या राजा के 4000 लोगों को एक साथ मैनेज करना, ये सामाजिक तौर पर कितना जटिल रहा होगा। बिल्कुल, ये हमें बताता है कि उनका सामाजिक ढांचा हमारी सोच से कहीं ज्यादा विकसित था, भले ही उनके पास शहरी तकनीक ना हो। अब उनकी कला और कारीगरी को देखें तो ये बात और साफ हो जाती है। स्रोतों में उनके काले और लाल रंग के बर्तनों यानी ब्लैक एंड रेड वेयर का जिक्र बार बार आता है। हाँ, और उन पर सफेद रंग की डिजाइन बनी होती थी। ये सिर्फ जरूरत के लिए बनाए बर्तन नहीं लगते, इनमें एक कलात्मकता है। एकदम सही, ये बर्तन चाक पर बनाए जाते थे, जो कुम्हारी में उनकी महारत को दिखाता है। और ये सिर्फ साधारण बर्तन नहीं थे। हमें टोंटी वाले बर्तन, जिन्हें स्पाउटेड पॉट्स कहते हैं, स्टैंड पर रखी डिश और तरह तरह के कटोरे मिले हैं। ये दिखाता है कि उनके पास सिर्फ खाना पकाने और खाने के लिए ही नहीं, बल्कि शायद कुछ खास मौकों या रस्मों के लिए भी अलग तरह के बर्तन होते थे। और धातु का काम, आखिर इस युग का नाम ही तांबे पर है। वे इसका इस्तेमाल कैसे करते थे? क्या ये आम था या सिर्फ अमीरों की चीज थी? वे तांबे को गलाने और उससे औजार बनाने की कला में माहिर थे। जैसा हमने बात की, राजस्थान का आहार तो तांबे का एक बड़ा केंद्र था ही। वहां से हमें कुल्हाड़ियां, चूड़ियां और चादरें मिली हैं। लेकिन ये समझना जरूरी है कि तांबा हर जगह एक जैसा नहीं मिलता था। यह एक कीमती धातु थी। मतलब कुछ इलाकों में तांबा ज्यादा था और कुछ में कम। हाँ, जैसे आहार के पास ही गिलुंद नाम की जगह है, लेकिन वहां हमें तांबे के औजारों की जगह पत्थर के ब्लेड और टुकड़े ज्यादा मिले हैं। इससे पता चलता है कि शायद गिलुंद के लोग तांबे का खर्च नहीं उठा सकते थे या उन तक इसकी पहुंच कम थी। वे अभी भी पत्थर पर ज्यादा निर्भर थे। ये क्षेत्रीय असमानता को दिखाता है। तो वे सिर्फ कुम्हार और धातु के कारीगर ही नहीं थे, बल्कि और भी हुनर जानते थे। हाँ, उनका समाज काफी हुनरमंद था। खुदाई से जो सबूत मिले हैं वे इशारा करते हैं कि वे सूत और सेमिल यानी रेशम कपास का धागा काटना और बुनना जानते थे। इनाम गांव में तो हमें और भी स्पेशलिस्ट कारीगरों के सबूत मिले हैं, जैसे हाथी दांत का काम करने वाले, चूना बनाने वाले और टेराकोटा की खूबसूरत मूर्तियां बनाने वाले। ये तो एक छोटी मोटी ग्रामीण अर्थव्यवस्था की तरह लगता है, जहां अलग अलग लोग अलग अलग काम कर रहे हैं। और जब समाज में इतने तरह के कारीगर होते हैं तो ये सवाल उठना लाजमी है कि क्या सबको बराबर का दर्जा मिलता था या समाज में ऊंच नीच की शुरुआत हो चुकी थी? यहीं से कहानी और गहरी होती है। सबूत इशारा करते हैं कि सामाजिक असमानता की शुरुआत हो चुकी थी। एक समान बराबर वाला समाज शायद नहीं था। लेकिन ये हम इतनी पुरानी सभ्यता के बारे में कैसे कह सकते हैं? क्या इसके पक्के सबूत हैं? इसके कई अप्रत्यक्ष लेकिन मजबूत सबूत हैं। इनाम गांव का ही उदाहरण फिर से लेते हैं। वहां बस्ती के ठीक केंद्र में, मतलब प्राइम लोकेशन पर, एक बड़ा आयताकार घर मिला है, जिसके साथ एक बड़ा अन्न भंडार भी है। वहीं दूसरी ओर कारीगरों के घर बस्ती के पश्चिमी छोर पर हैं और बाकी आम लोगों के घर गोल झोपड़ियों की शक्ल में। मतलब घरों का साइज और लोकेशन सामाजिक हैसियत बता रहा था, जैसे आज भी होता है। बिल्कुल।
पुरातत्वविदों का मानना है कि केंद्र वाला बड़ा घर शायद किसी सरदार या मुखिया का रहा होगा। इसके अलावा हमें कब्रों से भी फर्क पता चलता है। महाराष्ट्र के चंदोली और नेवासा में कुछ बच्चों की कब्रों में तांबे के कीमती मनकों के हार मिले हैं, जबकि ज्यादातर बच्चों की कब्रें खाली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कुछ खास परिवारों के बच्चे ही कीमती गहने पहनते थे। ये तो साफ तौर पर सामाजिक भेदभाव की तरफ इशारा करता है ना? हाँ, और कायथा नाम की जगह पर एक घर से तांबे की 29 चूड़ियां मिली हैं। जाहिर है ये किसी आम इंसान का घर नहीं हो सकता। ये सारी चीजें मिलकर बताती हैं कि समाज में कुछ लोग दूसरों से ज्यादा अमीर और शक्तिशाली होने लगे थे। समाज में ये बदलाव आ रहा था। अब उनकी सोच और मान्यताओं पर आते हैं। वे किस में विश्वास करते थे? क्या वे किसी भगवान की पूजा करते थे? ऐसा लगता है कि वे मातृ देवी यानी मदर गॉडेस की पूजा करते थे, जो प्रजनन और उर्वरता की देवी मानी जाती हैं। हमें कच्ची और पक्की मिट्टी से बनी उनकी कई मूर्तियां मिली हैं। इनाम गांव से मिली एक बिना सिर वाली देवी की मूर्ति इसका बड़ा उदाहरण है। इसके अलावा बैल की मिट्टी की मूर्तियां भी मिली हैं, जो शायद शक्ति और खेती से जुड़ा कोई धार्मिक प्रतीक था। उनकी अंतिम संस्कार की प्रक्रिया भी काफी अलग थी, जैसा कि स्रोतों में बताया गया है, खासकर महाराष्ट्र में। बिल्कुल, और ये उनके विश्वासों को समझने का एक बहुत बड़ा जरिया है। महाराष्ट्र में वे मृतकों को किसी अलग कब्रिस्तान में नहीं दफनाते थे। वे उन्हें बड़े बड़े कलशों या मटकों में रखकर अपने ही घर के फर्श के नीचे उत्तर दक्षिण दिशा में दफना देते थे। अपने घर के फर्श के नीचे? ये सुनने में आज बहुत अजीब लगता है। हाँ, पर शायद उनके लिए ये अपने पूर्वजों को अपने पास रखने का, परिवार को साथ रखने का एक तरीका था। वे उनसे अलग नहीं होना चाहते थे। और कब्रों में शव के साथ मिट्टी के बर्तन और कभी-कभी तांबे की चीजें भी रखी जाती थीं। अच्छा। हाँ, ये इस बात का मजबूत संकेत है कि वे मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास करते थे। वे मानते थे कि मरने वाले को अपनी अगली यात्रा में इन चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हमने उनकी जिंदगी, समाज और मान्यताओं को समझ लिया। अब उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। इन संस्कृतियों का उस दौर की सुपर पावर यानी हड़प्पा सभ्यता से क्या रिश्ता था? इनका रिश्ता बड़ा कॉम्प्लेक्स है। इसे समझने के लिए हमें टाइमलाइन को देखना होगा। कुछ ताम्रपाषाण बस्तियां, जैसे राजस्थान का कालीबंगन, वो हड़प्पा से भी पुरानी हैं, जिन्हें हम प्री हड़प्पन कहते हैं। कुछ उनके समकालीन सी, यानी जब हड़प्पा के शहर आबाद थे तब ये गांव भी फल फूल रहे थे। और कुछ हड़प्पा के पतन के बाद की हैं, पोस्ट हड़प्पन। तो क्या उनके बीच कोई लेन देन, कोई ट्रेड या बातचीत होती थी? हाँ, बिल्कुल होती थी। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है राजस्थान की गणेश्वर संस्कृति। ये झुंझुनू के पास तांबे की खदानों के करीब बसी थी। यहाँ से हमें तांबे के तीर, भाले और मछली पकड़ने के कांटे मिले हैं, जो बनावट में बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे हड़प्पा की जगहों पर मिले हैं। तो इसका मतलब गणेश्वर के लोग हड़प्पा वालों को तांबे का सामान सप्लाई करते थे, एक तरह के सप्लायर थे। बहुत हद तक यही माना जाता है। गणेश्वर के लोग शायद कच्चा तांबा या उससे बने औजार हड़प्पा के शहरों में भेजते थे और बदले में वहां से अनाज या दूसरी तैयार चीजें लेते होंगे। तो वे अलग थलग नहीं थे, उनके बीच एक व्यापारिक संबंध था। तो फिर ये सवाल उठता है कि अगर वे हड़प्पा वालों से जुड़े थे तो वे उनसे पिछड़े हुए क्यों रह गए? उन्होंने शहर क्यों नहीं बसाए, लिखना क्यों नहीं सीखा? और यहीं पे हमें एक बड़ा सबक मिलता है। सिर्फ एक नई तकनीक, तांबा मिल जाने से ही कोई समाज रातों रात आधुनिक नहीं हो जाता। हड़प्पा की असली ताकत सिर्फ कांसा नहीं थी, बल्कि उनकी शहरी प्लानिंग, उनका लिखने का सिस्टम और उनका संगठित समाज था। ताम्रपाषाण लोग इन मामलों में पीछे रह गए। वे तांबे में टिन मिलाकर कांसा बनाने की एडवांस्ड तकनीक नहीं जानते थे, वे लिख नहीं सकते थे, और उनके गांव हड़प्पा के शहरों जैसे नियोजित नहीं थे। स्रोतों में उनकी कुछ और कमजोरियों का भी जिक्र है। हाँ, कुछ बुनियादी सीमाएं थीं जो शायद उन्हें आगे नहीं बढ़ने दे रही थीं। पहली, ऐसा लगता है कि वे जानवरों का पूरा इस्तेमाल नहीं कर पाए। वे उन्हें मांस के लिए पालते थे, लेकिन शायद दूध दूहने और उससे दही, घी जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स बनाने की कला वो नहीं जानते थे। ये पोषण का एक बहुत बड़ा स्रोत था जो वे इस्तेमाल नहीं कर रहे थे। और खेती को लेकर भी कुछ दिक्कतें थीं। बिल्कुल, वे दक्कन की काली मिट्टी वाले उपजाऊ इलाके में रहते थे, लेकिन इस कठोर मिट्टी को जोतने के लिए उनके पास लोहे का हल नहीं था। तांबे के औजार बहुत नाजुक होते हैं, इसलिए वे बड़े पैमाने पर खेती नहीं कर पाए। वे शायद सिर्फ जमीन के ऊपरी हिस्से को कुरेदकर या जंगल जलाकर, जिसे स्लैश एंड बर्न कहते हैं, खेती करते थे, जो ज्यादा पैदावार नहीं देती। और ये शायद सीधे तौर पर उस बात से जुड़ा है जिसकी आपने पहले चर्चा की थी, पोषण की कमी और स्वास्थ्य। एकदम, और ये इस कहानी का सबसे दुखद पहलू है।
पश्चिमी महाराष्ट्र में बड़ी संख्या में बच्चों की कब्रें मिली हैं। ये बहुत ज़्यादा शिशु मृत्यु दर यानी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी की ओर इशारा करता है। सीमित अनाज का मतलब है पोषण की कमी, और यही वजह हो सकती है कि बच्चों का जीवन इतना मुश्किल था। उनका जीवन निश्चित रूप से बहुत संघर्षपूर्ण था। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इन ताम्रपाषाण संस्कृतियों ने हमें क्या दिया? इतिहास में इनका क्या महत्व है? ये भारत में पहले बड़े और स्थायी गांव की नींव रखते हैं। ये वो लोग थे जिन्होंने धातु का इस्तेमाल सीखा, खेती में नए नए प्रयोग किए और एक सामाजिक ढांचा बनाना शुरू किया। भले ही उसमें कमियां और असमानताएं थीं, एक तरह से वो उस ग्रामीण भारत की नींव रख रहे थे जो आज भी हमारे देश की पहचान है। ये बहुत दिलचस्प नजरिया है। ये शहरी हड़प्पा सभ्यता के समानांतर चल रही एक ग्रामीण भारत की कहानी है, और ये हमें दिखाता है कि तरक्की कभी भी एक सीधी रेखा में एक ही रास्ते पर नहीं होती। एक ही समय में अलग अलग समाज, अलग अलग गति और अलग अलग दिशाओं में आगे बढ़ रहे थे। बिल्कुल सही। और ये हमें याद दिलाता है कि इतिहास सिर्फ राजाओं, साम्राज्यों और शानदार शहरों का नहीं होता। इतिहास इन गुमनाम ग्रामीण समुदायों का भी है जिन्होंने धीरे धीरे चुपचाप भारत की सांस्कृतिक और सामाजिक जमीन तैयार की। यहाँ हम अपने श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ना चाहेंगे। ताम्रपाषाण युग के लोगों ने लिखने की कला विकसित नहीं की थी। उनकी पूरी कहानी हमें सिर्फ उनके छोड़े गए सामानों, औजारों और कंकालों से जोड़नी पड़ती है। ये सोचने पर मजबूर करता है कि बिना लिखे हुए शब्दों के क्या हम किसी समाज के विश्वासों, उनके डर, उनकी कहानियों और उनकी आशाओं को कभी पूरी तरह से समझ सकते हैं? हम सिर्फ अंदाजा लगा सकते हैं, लेकिन उनकी अपनी आवाज़ वो हमेशा के लिए खामोश